जो आज हम +1 क्लास का टॉपिक फर्स्ट नोट कर रहे हैं, उसका टॉपिक है बेटा नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। ठीक है, नेचर में कौन कौन से फिजिकल लॉज अप्लीकेबल हैं। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, आपने 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने 9th में और 10th में फिर पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप +1 में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने थोड़ा सा +1 में पढ़ा था, फिर +2 में पढ़ोगे। तो ये 4 बेसिक लॉज ऑफ कंजर्वेशन हैं, जिनको हम एक 2 को +1 में पढ़ेंगे और 2 को +2 में पढ़ेंगे, बाकी साथ साथ हमारे यूज़ होते रहेंगे बेटा। तो सबसे पहला आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी आपने क्या सुना है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एनर्जी के बारे में आपने सुन रखा है बार बार। जब हम साइकिल चलाते हैं, देखिए हमारी मस्कुलर एनर्जी चेंज होती है, किसमें किसमें होती है, मैकेनिकल एनर्जी में। साइकिल हमें आगे लेके जाती है। ठीक है, जब हम एक मोबाइल की बैटरी हमने चार्ज कर रखी है, मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, हमें जो मोबाइल की बैटरी है उसकी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के हमारे मोबाइल को ऑपरेट कर रही है। हमारा जो बल्ब है, ठीक है, CFL है या LED है, वो क्या करती है, बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अपनी जो कैंडल है, ठीक है, वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, लाइट एंड हीट में। ठीक है, अपना जो LPG का सिलेंडर है वो क्या कर रहा है, उसमें जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, LPG गैस भरी है, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है बेटा, लाइट एंड हीट में, जिससे हमारा काम हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी क्या याद रख लो आप, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखिए, जब हम अपने दोनों हाथों के हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो हमारे हथेलियाँ क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। हमने जो काम किया वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के अंदर। यानी मैकेनिकल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। जो मैकेनिकल एनर्जी है किसी भी बॉडी की, वो सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल होती है बेटा, दोनों का सम होती है। टोटल एनर्जी कह लो या मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, बॉडी में मोशन की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, हाइट या पोजीशन की वजह से। यानी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। एक बॉडी को मैंने यहाँ कुछ हाइट पे उठा रखा है, ठीक है, अभी मैं इसको उठाए खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इतनी हाइट पे इस बॉडी को मैंने उठा रखा है, पेन को उठा रखा है। मान लो इस पेन के पास अभी कौन सी एनर्जी है, टोटल पोटेंशियल है बेटा, चल रहा है पेन, नो मैंने पकड़ रखा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है यहाँ। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। अगर वेलोसिटी 0 होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब बेटा ये नीचे गिरने लगा, जब ये नीचे गिरने लगे यहाँ से, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो घटने लगी, क्योंकि हम GH हाइट घट रही है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी बढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब बीच में आ जाएगी तो हाफ हो जाएंगे, हाफ काइनेटिक और हाफ क्या है, पोटेंशियल। और जब बेटा ग्राउंड से टकराएगी तो काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड से टकराते समय, ठीक है, व्हेन हिट द ग्राउंड इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो ये क्या है, अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। दूसरा है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, हमने खूब पढ़ा बेटा 9th क्लास में, ठीक है। इट स्टेट्स दैट द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, कोई भी दो बॉडीज़ हैं वो आपस में क्या कर रही हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं, वन डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, उनको दोनों की जो एनर्जी है वो बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू क्या होती है, आफ्टर कोलिजन होती है। देखिए, दो बॉडीज़ हैं, ये क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 है, जिसका मास m1 है, इसको ये बॉडी बोल दिया। दूसरी बॉडी का नाम b दे दिया, इसका मास कितना है, m2, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u2। देखिए बेटा, ये ज़्यादा है और ये वेलोसिटी क्या है, कम है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो चाहिए, ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है, तभी तो ये आपस में कोलाइड करेंगे। कोलिजन का मतलब होता है टकराना, ठीक है। अब ये फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है, कभी टकराएंगे, नो, इनके बीच में सेपरेशन बढ़ता जाएगा। लेकिन ये कब टकराएंगे, जब ये या तो ये रुकी हुई हो या दोनों चल रही हैं, तो ये फास्ट चल रही है और ये स्लो चल रही है, तो ये इसको अप्रोच कर जाएगी, इससे टकरा जाएगी बिफोर कोलिजन, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ, दोनों बॉडी आपस में टकरा गई, मान लो, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन मासेस तो दोनों के सेम है, वही जो बिफोर कोलिजन था, ठीक है, वही जो बिफोर कोलिजन था, दोनों बॉडीज ये और भी, यानी इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी दूसरी बॉडी कितनी होगी, v2, और फाइनल वेलोसिटी पहली बॉडी कितनी होगी बेटा, v1 होगी। यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होता है लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। बिफोर कोलिजन पहली बॉडी का मोमेंटम देखिए कितना होगा, m1 इंटू में वेलोसिटी कितनी है, u1,
प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंटम कितना होगा बिफोर कोलिजन, m2 मास है, इनटू में वेलोसिटी कितनी है u2, इज इक्वल टू बराबर होगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, पहली बॉडी का मास m1 है, वेलोसिटी कितनी है v1, प्लस दूसरी बॉडी का मास m2 है, वेलोसिटी कितनी है v2 है। यानी एग्जाम्पल देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल देते हैं, ये फार्मूला याद रख लो आप, इससे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आपके सोल्व हो जाएंगे। ऑन फायरिंग द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट इज स्टिल जीरो। देखिए जब हम क्या करते हैं किसी भी बंदूक से, ठीक है, किसी भी बंदूक से बुलेट फायर करते हैं, गोली चलाते हैं बेटा, तो क्या होता है कि गोली तो आगे की तरफ जाएगी और बंदूक हमें पीछे की तरफ एक फोर्स लगाती है, ठीक है, जिसको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन बोलते हैं। फिर पढ़ोगे आप, ये आगे पढ़ोगे आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर थर्ड यूनिट में पढ़ोगे कि बंदूक जो हो पीछे की तरफ हमें एक फोर्स लगाती है, ठीक है, गोली जब आगे जाएगी तो बंदूक पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। अगला बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये देखिए आप, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, ये आप पढ़ोगे कहाँ, इस 11th क्लास में यूनिट नंबर 6th या 7th यूनिट में पढ़ोगे बेटा, ठीक है। तो ये क्या क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी देखिए लीनियर मोमेंटम तो क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सर्कल में जब घूम रही है कोई बॉडी, जैसे अपनी अर्थ घूम रही है तो अर्थ के पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एक जो स्पिन वाली फिरकी हम चलाते हैं ना, जब बच्चे थे हम फिरकी चलाते हैं स्पिन वाली, ठीक है, वो भी क्या करती है, स्पिन करती है, उसके पास भी एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। इफ़ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। यहाँ भी डेफिनेशन कह सकते हो, ये ऊपर वाला में कह सकते हो, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो टोटल मोमेंटम लीनियर किसी सिस्टम का क्या रहेगा, जीरो रहेगा। वही डेफिनेशन ही है, उसी के आधार पे। टोटल एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है बेटा, रोटेटिंग फोर्स। टॉर्क भी नहीं आया अभी आपके, टॉर्क क्या होता है, रोटेटिंग फोर्स। जैसे अपना पंखा घूम रहा है तो पंखे पे क्या लग रहा है, टॉर्क, ठीक है। रोटेटिंग टॉर्क को क्या बोलते हैं, फोर्स, ठीक है। रोटेटिंग टॉर्क को ही रोटेटिंग फोर्स या टॉर्क बोलते हैं। तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी नहीं आया है तुम्हारे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो ये सारा आपके ऊपर से जाएगा, अभी नहीं आएगा, आप 7th या 7th यूनिट में पढ़ोगे इसको। वी शैल प्रूव इट लेटर, इसको बाद में प्रूव करेंगे। इसका एग्जांपल दे रखा है, प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल क्या होता है बेटा, अंडे के आकार का, इलिप्स, ठीक है। अंडा देखा होगा ना आपने, अंडे के आकार का। इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लेनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। मेंटेन देयर ऑर्बिटल प्लेन एंड एंगुलर मोमेंटम इन दिस प्लेन कांस्टेंट ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्लेनेट जब रिवॉल्व करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य के बाहर से, तो अपना प्लेन और मोमेंटम दोनों, एंगुलर मोमेंटम दोनों प्लेन के अंदर मेंटेन करते हैं, किसके द्वारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के द्वारा। नेक्स्ट आता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत फेमस है, बहुत पढ़ा होगा आपने, 10th में पढ़ा था, ठीक है। अभी कहाँ पढ़ेंगे, 10th में पढ़ा था हमने चार्ज के बारे में थोड़ा सा, चार्ज क्या होता है। अभी +2 में इसको फिर पढ़ोगे तुम, फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट डिटेल पढ़ोगे इसकी। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। चार्ज को न तो बना सकते और न ही ख़त्म कर सकते, हम क्या करते हैं, चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कॉन्स्टेंट, ये भी कह सकते हो। किसी भी आइसोलेटेड, यानी आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अकेला सिस्टम का चार्ज क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। बाउंड्रीज आर नॉन कंडक्टिंग, ये कोई भी ये सिस्टम है जिसके अंदर 3 बॉडीज़ हैं, ठीक है। मान लो ये कोई डब्बा है अपना, ठीक है, और डब्बे की बाउंड्रीज़ क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। जब बॉडी इनकी बाउंड्री से टकराएगी तो कोई चार्ज इधर से उधर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अंदर 3 चार्ज डाल दिए हमने, एक चार्ज 3 कूलम का डाल दिया, एक चार्ज -2 कूलम का और एक चार्ज 1 कूलम का डाल दिया, ठीक है। और इस डब्बे को हमने क्या कर दिया, हिला दिया आफ्टर शेकिंग। आफ्टर शेकिंग का मतलब हिलाने के बाद रख दिया डब्बे को यहाँ। एक बॉडी के ऊपर देखा हमने कितना चार्ज था, 2 कूलम। दूसरी बॉडी के ऊपर देखा चार्ज कितना था, 3 कूलम। तो तीसरी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा, क्योंकि तीनों बॉडी क्या हो गया, आपस में शेकिंग करने के बाद मिल चुकी हैं, तो ठीक है, उन्होंने चार्ज क्या कर लिया, एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया। तो कितना आएगा बेटा, तो इसके लिए हम क्या ट्रिक लगाएं, क्या फार्मूला होता है, चार्ज बिफोर शेकिंग इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर शेकिंग। यानी इस बॉडी के ऊपर जितना चार्ज था बराबर क्या होगा, उस बॉडी के ऊपर चार्ज को न तो बना सकते और न ही ख़त्म कर सकते, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हो सकता है कि इस 3 वाली ने इसको चार्ज दे दिया हो या 1 वाले ने ले लिया हो, ठीक है। तो इस पर कितना आएगा, ठीक है। तो पहले पे चार्ज कितना है, Q1 + Q2 + Q3, ठीक है। पहले वाली बॉडीज़ के बराबर क्या होगा, इसको शेकिंग के बाद डैश मान लो, Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश, ये डैश है बेटा, Q3 डैश, ठीक है। यानी ये क्या है, ये तीनों चार्जेस का जोड़ है, कब है, उसको बॉडी को हिलाने से पहले, और ये
तीनों डैशेज जो हैं जोड़ क्या है कब बॉडी को शेकिंग करने के बाद। Q1 की वैल्यू कुछ भी मान लो, जैसे पहले में 3 है, Q2 की वैल्यू कितनी है 1 है, और Q3 की वैल्यू कितनी है -2 मान लिए इसको। इज इक्वल टू यहाँ Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 कूलम, Q2 की वैल्यू कितनी है 3 कूलम, और Q3 की वैल्यू पता नहीं है क्यों मान लिया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, Q इज इक्वल टू -3 कूलम आ जाएगा। यानी यहाँ इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ गया -3 कूलम। देखिए यहाँ -2 था, यहाँ तो -3 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज हमने तो क्रिएट कर सकते और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। इसका बेटा मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या है, जब आप जब कंघी करते हो सूखे बालों में, ठीक है, सूखे बालों में कभी कंघी करके देखना आप, बालों में तेल वगैरह नहीं लगा, वो कंघी करके देखो आप, तो क्या होगा, जब कंघे को 2-3 बार बालों में घसीटोगे ना आप, तो उसमें क्या होगा, वो जो कंघा है उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, और हमारी बॉडीज़ के ऊपर भी चार्ज आएगा। कंघे के ऊपर चार्ज क्या आएगा, और बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो किस पे डिपेंड करता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये +2 में पढ़ोगा आप। यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देती है ना आउटरमोस्ट सेल से, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, दोनों एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप कंघे को बालों के पास में ले जाओगे तो बाल अपने आप कंघे की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे। यानी ये भी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। देखिए उनको रब करने से पहले नहीं कंघा अट्रैक्ट कर रहा था, और रब करने के बाद कर रहा है, और जब उनको टच कर दोगे ना एक बार आपस में, फिर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब पहले चार्ज था वही क्या है, चार्ज बाद में। आज के लिए बेटा इतना ही, कल अगला टॉपिक करेंगे।